फिल्म सियोल में शुरू होती है, जहां हम अपने नायक इन शांग से मिलते हैं, जो सेना की विस्फोटक निपटान टीम का सदस्य है। उसकी इकाई वर्तमान में कोरियाई युद्ध के समय के एक निर्माण स्थल पर पाए गए बिना फटे आयुध को निष्क्रिय कर रही है। इन शांग बहुत खुश है क्योंकि आज सेना से सेवानिवृत्त होने से पहले उसकी सेवा का आखिरी दिन है। मुझे ये कहना ही था। हम डिफ्यूज करने के बाद इन शांग घर लौटते हुए अपनी गर्भवती पत्नी चोय को फोन करके हाल पूछता है। वह अभी अस्पताल से चेकअप कराकर लौटी है और बताती है कि सब कुछ ठीक रहा। इन शांग बच्चे का जेंडर जानना चाहता है, पर वो बताने से मना करके उसे पहले घर आने को कहती है। कुछ ही क्षण बाद एक बड़ा भूकंप आता है और खबर फैलती है कि चीन उत्तर कोरिया सीमा के पास स्थित माउंट बाइकडू में हिंसक रूप से विस्फोट हुआ है। झटके सियोल तक पहुंचते हैं, जहां जमीन जोर जोर से हिलती है और इमारतें ढहने लगती हैं। इस अफरा तफरी में अनगिनत लोगों का भयानक अंत होता है, लेकिन इन शांग अपनी पत्नी तक पहुंचने के लिए दृढ़ है। वह गिरते मलबे से बाल बाल बचता है, लेकिन आखिर में टकरा जाता है। वह भागने लगता है जब एक विशाल ढांचा ठीक उस पर गिरता है, लेकिन वह चमत्कार से बच जाता है। उसे जानना है कि क्या उसका बच्चा एक दोस्त है। दूसरी तरफ हम सिविल अफेयर्स की सीनियर सेक्रेटरी जियान से मिलते हैं, जो प्रोफेसर कांग नाम के एक आदमी से मिलने जाती है। वह आदमी एक वैज्ञानिक निकला जो लंबे समय से ऐसे विस्फोट की भविष्यवाणी कर रहा था। सालों तक अपने सिद्धांतों का मजाक बनने के बाद अब वह दक्षिण कोरिया छोड़कर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है, जहाँ का वह नागरिक है। जियान अब इस मुसीबत से निकलने में मदद मांगती है, पर कांग मना करके वहां से जाने लगता है। हालांकि जब जियान उसके संदिग्ध अतीत का जिक्र कर उसे गिरफ्तार करवाने की धमकी देती है, तो फिर उस आदमी के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। कृपया चीक वेट विज्ञापनों के बारे में किसी को न बताएं। बाद में प्रोफेसर कांग उच्च पदस्थ अधिकारियों से मिलते हैं और बताते हैं कि माउंट बाइकडू के नीचे 4 चुंबक कक्ष हैं। हालिया विस्फोट सिर्फ पहला था और 3 और की उम्मीद है। अंतिम विस्फोट इतना बड़ा हो सकता है कि यह लगभग आधे कोरियाई प्रायद्वीप को तबाह कर देगा। चौथे विस्फोट को रोकने के लिए कांग कुछ दबाव कम करने के लिए 6 परमाणु हथियारों के बल के साथ पास की खदान में एक विस्फोट करने का सुझाव देता है। वह बताता है कि लावा के बल को चुंबक कक्ष में एक मार्ग ड्रिल करके कम किया जा सकता है, ताकि इसे सुरक्षित रूप से भूमिगत बहने दिया जा सके। लेकिन ऐसा मार्ग बनाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह सुनते ही सारे बड़े अधिकारी दहशत में आ गए और उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि अमेरिका को पता चलने पर एक और जंग छिड़ सकती है। हालांकि बाद में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति प्रोफेसर कांग को निजी तौर पर बुलाकर उनसे मिशन आगे बढ़ाने का आग्रह करते हैं, भले ही सफलता की संभावना बहुत कम हो। प्लान है यूएसडी के परमाणुकरण की कोशिशों को अनदेखा कर उत्तर कोरियाई इलाके में घुसना और चीनी सीमा के पास परमाणु विस्फोट करना। कुछ समय बाद इन शांग को कर्नल का फोन आता है, जो उसे बम निरोधक के लिए उत्तर कोरिया जाने का काम सौंपता है। रिटायर होने की वजह से वह पहले तो मना कर देता है, पर कर्नल उसे देश के भविष्य का वास्ता देता है और उसकी पत्नी को सुरक्षित निकालने के लिए मिलिट्री प्लेन में जगह देने का ऑफर देता है। इन शांग इस शर्त पर अनिच्छा से मान जाता है कि उसका बच्चा लड़का हो और घर लौटकर पत्नी को बताता है कि उसे दूसरे मिशन पर बुलाया गया है। वो ये नहीं बताता कि वो नॉर्थ कोरिया में है, ताकि वो परेशान न हो। इन शांग फिर से बच्चे का जेंडर पूछता है, पर वो बस उसे जल्दी घर लौटने को कहती है ताकि वो खुद अपने बच्चे से मिल सके। अगले दिन इन शांग और उसकी टीम अधिकारियों से मिलती है और उन्हें पता चलता है कि उत्तर कोरिया के पास अभी भी 6 लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलें हैं, जिन्हें नष्ट नहीं किया गया। यह योजना टीम को 2 समूहों में विभाजित करती है। इन शांग की टीम मिसाइल को निष्क्रिय करेगी और एक अलग विशेष अभियान इकाई परिवहन और विस्फोट सहित बाकी ऑपरेशन को संभालेगी। उन्हें एक उत्तर कोरियाई मुखबिर जून प्योंग के बारे में भी पता चलता है, जो मिसाइल का स्थान जानता है, लेकिन अब अपने देश में कैद है। खुशकिस्मती से दक्षिण कोरिया ने उसे जीपीएस ट्रैकर लगाया है। टीम को उसे छुड़ाना होगा, यूरेनियम हासिल करना होगा और खदानों में बम लगाना होगा। अगले सीन में दोनों टीमें ट्रांसपोर्ट प्लेन से एक्शन के लिए उड़ान भरती हैं। हालांकि बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी की राख हवा में भर जाती है और जल्द ही विशेष बल टीम को ले जा रहा परिवहन विमान खराब हो जाता है। टैंक की यूनिट भी क्रैश होने वाली है, इसलिए सब पैराशूट से उत्तर कोरिया उतरते हैं। सुरक्षित उतरने पर वे यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि विशेष बल टीम जीवित नहीं बची। इसका मतलब है कि अब पूरे मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी इन शांग के दस्ते पर है। कोई और चारा न होने पर इन शांग अपनी टीम के साथ जल्द ही उस जेल पहुंचते हैं, जहां जून प्योंग कैद है, और पाते हैं कि भूकंप से वहां दंगा भड़क गया है। गनीमत है कैदियों ने सारे गार्ड्स मार दिए थे और ग्रुप बिना रोक टोक के जून प्योंग पहुंच गया। उन्होंने उसे मिशन समझाया, पर जून प्योंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे सिर्फ अनाड़ी हैं जिन्हें लड़ना नहीं आता। फिर भी टीम को उसकी मदद चाहिए, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं, पर हथकड़ी पहनाकर ताकि वो भाग ना सके। फिर उसे नहाने धोने देते हैं, इन हथकड़ियों में पिछवाड़ा साफ करने के लिए गुड लक। और इसी बीच जून प्योंग चुपके से इन शांग का बटुआ चुरा लेता है। उसे वहां बच्चे की अल्ट्रासाउंड तस्वीर और खदानों का एक नक्शा मिलता है। वो चालाक आदमी फौरन नक्शा याद कर लेता है, जिसके बाद वह उसे फाड़कर खा जाता है। फिर टीम आगे बढ़ती है और कुछ ही देर में उत्तर कोरिया के नेता की जमीन पर गिरी हुई मूर्ति के पास से गुजरती है। जून प्योंग को बुरा लगता है और वह कहता है कि कैद होने से पहले वह अपने अपार्टमेंट से हर दिन मूर्ति को देखता था। जल्दी इन शांग को अपना बटुआ गायब मिलता है, तो जून प्योंग उसे लौटाकर कहता है कि उसने नक्शे खा लिए हैं।
पर बीमा के तौर पर उन्हें याद कर लिया है। इससे एक युवा सैनिक क्रोधित हो जाता है, जो अपने सहयोगियों द्वारा रोके जाने से पहले उस चालाक आदमी को गुस्से में एक घूंसा मारता है। पर ग्रुप आगे बढ़ता रहता है और जून प्योंग को पेशाब के लिए रुकना पड़ता है। उसे बाहर जाने दिया जाता है और उस पर हमलावर ही नजर रखता है। इस दौरान जून प्योंग किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और भागने से पहले उस आदमी पर हमला करता है। जल्द ही बाकी टीम पहुंचती है और अपने साथी को बेहोश देखकर घबरा जाती है, जबकि जून प्योंग जीपीएस पीछे छोड़कर भाग गया होता है। निराश होकर पूरा समूह उसे खोजने के लिए शहर लौटता है और इंशांग को जल्द ही उत्तर कोरियाई नेता की गिरी मूर्ति दिख जाती है। उधर जून प्योंग घर लौट आया है और कपड़े बदलकर अपनी छिपाई बंदूकें निकालता है। वो अपनी पत्नी को नशे में धुत पाता है और उससे उनकी बेटी के बारे में पूछता है। वह जवाब देती है कि वह पोचोन में अपने भाई के घर पर है, जो माउंट बाइकडू के पास है। जून प्योंग फिर पूछता है कि क्या उसी ने अधिकारियों को उसकी मुखबिरी की थी, जिसकी वह पुष्टि करती है। गुस्से में वह हवा में एक गोली चलाता है, जिसे बाहर इंशांग और उसकी टीम भी जल्द ही सुन लेती है। वे फौरन अपार्टमेंट पहुंचते हैं और जून प्योंग को अपनी पत्नी पर बंदूक ताने हुए देखते हैं। आखिर में वह आदमी उसे मारने का साहस नहीं कर पाता और इंशांग की टीम उसे हिरासत में ले लेती है। इसके बाद इंशांग उसे एक गद्दार के रूप में देखने लगता है और रणनीति बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं देता। पर जून प्योंग को उसकी प्लानिंग की अनुभवीता मजाक लगती है। आखिरकार वो टीम को परमाणु हथियारों की जगह ले जाता है। वहाँ छलावरण फैक्ट्री के नीचे छिपे बेस में उत्तर कोरियाई सैनिक घात में थे और टीम ने बहादुरी से लड़कर उन्हें काबू कर लिया। वे एक कंटेनर के पास पहुंचकर देखते हैं कि अंदर एक लिफ्ट है। जून प्योंग पासवर्ड डालता है और वे परमाणु हथियारों तक पहुंचने के लिए मीलों जमीन के नीचे उतरते हैं। वे जून प्योंग को रेलिंग से बांधकर खास सूट पहनते हैं और मिसाइलें निष्क्रिय करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही यूरेनियम को उनके कस्टम डेटोनेटर में सुरक्षित किया जाता है, एक दूसरा भूकंप आता है और जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। इसी अफरा तफरी में जून प्योंग खुद भाग निकलता है और एक चीनी सहयोगी से मिलता है, जो उसे और उसकी बेटी को एक बम के बदले देश में पनाह देता है। लेकिन सहयोगी शर्त रखता है कि उसे एक टेक्नीशियन लाना होगा जो डेटोनेटर नाकाम कर सके। इसलिए जून प्योंग को मजबूरन कैप्टन चांग और उनकी फंसी टीम की मदद के लिए वापस जाना पड़ता है। वापस सियोल में ट्रोय भूकंप के झटके महसूस करके सैन्य अड्डे के लिए फौरन सामान पैक करती है। वह जल्द ही एक पुल पर ट्रैफिक में फंस जाती है, जहां एक विशाल सुनामी आती है, जिससे वह पानी में बह जाती है। लेकिन वह धारा के बीच तैरकर अंततः सुरक्षित पहुंचने में कामयाब हो जाती है। इस बीच प्रोफेसर कांग जियान से मिलता है और बताता है कि उनके शुरुआती विस्फोट के अनुमान गलत थे। 7वीं खदान में बड़े लौ अयस्क का जमाव विस्फोट को तेज कर रहा है और वह अंतिम विनाशकारी विस्फोट को रोकने के लिए वहां एक कमजोर बिंदु को लक्षित करने का सुझाव देता है। उत्तर कोरिया में वापस इंशांग और उसकी टीम निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक उन पर अज्ञात लोग हमला कर देते हैं, जो बेरहमी से गोलीबारी करते हैं। इस अफरा तफरी में हमलावरों के हीट डिटेक्शन का पता चलने पर इंशांग अपने हीट सिग्नेचर छिपाने के लिए एक ट्रक उड़ाकर उसमें आग लगाता है और भागने की कोशिश करता है। उन्हें जल्द ही यह जानकर झटका लगता है कि वास्तव में अमेरिकी सेना उन पर हमला कर रही है। कई सैनिक घायल हो जाते हैं और इंशांग और जून प्योंग बाकी समूह से अलग हो जाते हैं। जैसे ही दोनों आदमी भागने के लिए एक सैन्य वाहन में बैठते हैं, जून प्योंग चौंकाने वाले तरीके से इंशांग को धोखा देकर उसे फंसा देता है। इस बीच दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना मिशन को बंद कर देती है, क्योंकि सीमाओं को पार करना और परमाणु हथियार चुराना शांति संधि का उल्लंघन है और इससे युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए प्रोफेसर कांग जाने का फैसला करता है, पर जियान उसे रुकने के लिए मनाती है। वह जानती है कि अगर उसने यह ऑपरेशन छोड़ा तो दक्षिण कोरिया गंभीर खतरे में पड़ जाएगा, पर कांग जिद करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और आखिर में चला जाता है। बाद में कांग निकासी अड्डे की बस में चढ़ता है, जहां रास्ते में उसे रोटी चोय मिलती है। वह उसे दिलासा देकर रुमाल देता है। गनीमत है, उसने वो तब इस्तेमाल नहीं किया था जब वो अपने छोटे माउंट बियॉन्ड के फटने की भविष्यवाणी कर रहा था। वे थोड़ी देर बात करते हैं और उसे पता चलता है कि वह इंशांग की पत्नी है और उम्मीद कर रही है कि उसका पति उसे निकासी स्थल पर मिलेगा। इससे कांग को बुरा लगता है, लेकिन वह उससे उसके पति के मिशन के बारे में कुछ नहीं कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जून प्योंग ने इंशांग को हथकड़ी लगा दी है और उसे और बम को चीनियों को सौंपने की योजना बना रहा है। वह बताता है कि वे माउंट बाइकडू के पास पोचोन की ओर जा रहे हैं, जहां उसकी बेटी का बेटा है। एक समय पर जून प्योंग शौच के लिए गाड़ी रोकता है और इस दौरान इंशांग अपनी हथकड़ियों से आजाद होने में कामयाब हो जाता है। जब जून प्योंग उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है तो इंशांग जल्दी से जीपीएस निगल लेता है और घोषणा करता है कि अब उसकी टीम उसे ट्रैक कर पाएगी, चाहे वह कहीं भी जाए। इससे जून प्योंग क्रोधित हो जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। उनके संघर्ष के बीच सैन्य वाहन एक पेड़ से टकरा जाता है और स्थिर हो जाता है। हताश होकर इंशांग रोते हुए कहता है कि वो शायद अपनी पत्नी के पास जिंदा वापस न लौट पाए और न ही कभी अपने बच्चे को देख पाए या जान पाए कि उसका नाम इनवांग रखना है या नहीं। जून प्योंग, जो खुद एक पिता है, उसकी बातों से प्रभावित होकर बाकी का सफर पैदल तय करने का फैसला करता है। दोनों डेटोनेटर ले जाते हैं और रास्ते में लापरवाही से बात करते हुए चलने लगते हैं। इंशांग मानता है कि उसे बच्चे का जेंडर नहीं पता, तो जून प्योंग कहता है वो अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है। वो कहता है बेहतर हो ऐसा न हो, मेरे एक बेटे का तो माइक्रो है। हताश इंशांग के पूछने पर भी वो चालाक आदमी कुछ नहीं बताता। फिर जून प्योंग
जेल में न देख पाई डामो नाम की कोरियन सीरीज की एंडिंग पूछता है। वो बच्चे का जेंडर बताने के बदले में इंशांग से एंडिंग बताने को कहता है, पर इंशांग भी मना कर देता है। क्यों? कुछ ही देर बाद अमेरिकी सेना उन दोनों पर हमला कर देती है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। लगता है कि दोनों के लिए सब खत्म हो गया है, पर आखिरी पल में इंशांग की टीम के बचे सदस्य बस से उनकी मदद को पहुंचते हैं। वे सब सवार होते हैं और अमेरिकी सेना के साथ जबरदस्त कार चेज शुरू हो जाता है। अमो अत्यधिक चालबाज जीपों के खिलाफ संघर्ष करता है, लेकिन पुल पर एक तीसरा विस्फोट होता है, जिससे अमेरिकी सेना घाटी में गिर जाती है और तत्काल संकट टल जाता है। इस बीच दक्षिण कोरिया में हाल के भूकंप के बाद लोगों में दहशत फैल गई है। जोय और प्रोफेसर कांग निकासी बिंदु पर अमेरिका जाने वाले जहाज के पास पहुंचते हैं। कांग अमेरिकी नागरिक है, इसलिए उसे इजाजत मिलती है, पर जोय पीछे रह जाती है। प्रोफेसर की मदद भी वो ठुकरा देती है, क्योंकि उसे तो वैसे भी अपने पति का इंतजार करना है। अपराध बोध से कांग आखिरकार उसे बताता है कि उसका पति उत्तर कोरिया में है। ये सुनकर वह सहम जाती है। कुछ करने की ठान कर वह आखिरी कोशिश करता है और आखिरी विस्फोट से निपटने की बेहतर योजना के लिए जियांग को बुलाता है। कहीं और जून प्योंग अब भी अपनी योजना पर अड़ा है और इंशांग पर बंदूक तानता है, लेकिन यह देखकर कि इंशांग को अब भी मिशन पर विश्वास है और वो कामयाब होना चाहता है, जून प्योंग आखिर में हार मान लेता है। वो उन्हें खदान का स्थान बताता है और बम को पीछे छोड़कर अपनी बेटी को खोजने के लिए अकेले निकल जाता है। इस बीच अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद से दक्षिण कोरियाई सेना का टीम के साथ संचार कट गया है। उन्होंने अमेरिकी आदेश तोड़कर नॉर्थ कोरिया के इंशांग से संपर्क उपकरण जब्त करने का फैसला लिया। ज्ञान फिर प्रोफेसर कांग और चोय से मिलता है और वे आखिरकार इंशांग से संपर्क कर पाते हैं। प्रोफेसर तुरंत उसे अपना रास्ता बदलने और सुरंग 9 के बजाय सुरंग 7 की ओर जाने के लिए कहता है। यह इंशांग को एक विकट स्थिति में छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास मूल नक्शा नहीं है और उसे फिर से जून प्योंग को खोजना होगा। एटी मिली। उसने जो कुछ भी सहा है उससे वह सदमे में है, और सबसे बुरी बात यह है कि वो उसे पहचान भी नहीं पाती है। यह जून प्योंग को भावना से अभिभूत कर देता है और वह रोना शुरू कर देता है। ठीक उसी समय जब चीनी सहयोगी बम की मांग करते हुए आते हैं, जून प्योंग उन्हें सच बताता है कि असल में वो चीज उसके पास है ही नहीं, और उनसे मिन्नतें करता है कि वे कम से कम उसकी बेटी को सरहद पार कर जाने दे। लेकिन उसकी इस बात से चीनी सैनिक और भी ज्यादा भड़के। लेकिन इससे पहले कि वे और चोट पहुंचा पाते, अचानक अमेरिकी सेना भी आ जाती है और उनके बीच भीषण गोलीबारी होती है। अफरा तफरी में इंशांग अचानक हीरो बनकर सरेंडर के लिए सफेद कपड़ा लिए आता है। फिर वह यह कहकर सबको चौंका देता है कि बम उसके पास है, और फिर दिखाता है कि बम का टाइमर पहले से ही सेट किया जा चुका है। वह समझाता है कि उसने इसका समय चौथे और आखिरी विस्फोट के साथ मिलाया है, क्योंकि उसके बाद तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। भयभीत होकर अमेरिकी और चीनी दोनों अंततः विस्फोट से बचने के लिए डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद इंशांग अकेले ही खदान में जाने का फैसला कर लेता है और बाकी सभी से तुरंत वहां से जाने को कहता है, मगर जून प्योंग उसे पता बताने से साफ मना कर देता है और जिद करता है कि वह भी उसके साथ ही। बाकी टीम के साथ तो चली जाती है और अपने पिता को जाते देखो रो पड़ती है। सुरंग में जाने से पहले इंशांग अपनी पत्नी को फोन करता है, जो उसके लिए सच में बेहद परेशान है। वह उससे झूठ के लिए माफी मांगता है और उसे देर न करने को कहती है ताकि वह बच्चे से मिल सके। इंशांग उससे वादा करता है और रोते हुए कॉल खत्म करता है। वही परेशान चोय को भी अचानक संकुचन होने लगते हैं, जबकि अभी उसका समय भी नहीं आया था। इससे प्रोफेसर कांग और जियान घबरा जाते हैं, जो उसे अस्पताल ले जाते हैं। काफी संघर्ष के बाद दोनों आखिरकार सही सुरंग तक पहुंचते हैं और खदान के माध्यम से उन्हें लेफ्ट से सुरंग में उतरकर डेटोनेटर लगाना है, पर ज्वालामुखी भूकंप की वजह से बिजली गुल होने पर लिफ्ट बंद पड़ जाती है। इंशांग अपने फर्ज के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर बम के साथ केबल काटकर नीचे उतरने का फैसला करता है, और फिर आखिर में वो जून प्योंग को दामों का अंत बताता है, जिसमें सभी किरदार मारे जाते हैं। जून प्योंग ये सुनकर दंग रह जाता है, लेकिन खुलासा करता है कि बच्चे के लिंग को जानने का उसका दावा सिर्फ एक झांसा था। वो फिर इंशांग से कहता है कि जिंदा रहकर खुद अपने बच्चे का जेंडर पता करे। एक चौंकाने वाले मोड़ में जून प्योंग अचानक लिफ्ट में चढ़कर दरवाजा बंद कर लेता है और अकेले ही नीचे उतर जाता है। इंशांग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जून प्योंग अपना जख्म दिखाकर कहता है कि उसे कोई याद नहीं करेगा। वह केवल इंशांग से अपनी बेटी की देखभाल करने की विनती करता है, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जिस पर उसे भरोसा है। इसके साथ ही जून प्योंग अपनी अंतिम विदाई देता है और आखिरी ताकत से बम को उसकी मंजिल तक ले जाता है। अगले पल इंशांग माउंट बाइक से दूर जाते हुए व्याकुल हो जाता है और कुछ ही क्षणों बाद यूरेनियम बम फट जाता है। हालांकि जून प्योंग विस्फोट में मारा जाता है, पर वो धमाका भूकंप रोककर कोरियाई प्रायद्वीप की अनगिनत जानें बचा लेता है। दूसरी ओर जॉय सुरक्षित रूप से एक अस्पताल में बच्चे को जन्म लेती है। फिर दृश्य 1 साल बाद का है, जहां उत्तर और दक्षिण कोरिया प्रायद्वीप के पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए मिलकर काम करते हैं। अमेरिका से कोरिया लौटे प्रोफेसर कांग का स्वागत एयरपोर्ट पर जियान ने किया। अब वो अपने देश में बस गया है और माउंट बाइक 2 के मैग्मा से एक नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस बीच इंशांग के घर पर हम देखते हैं कि यह जोड़ा अपने छोटे बच्चे और अपनी गोद ली हुई बेटी सु के साथ खुशी खुशी रह रहा है, और हमें बच्चे के लिंग का कभी पता नहीं चलेगा।